निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज। प्रदेश के 102 निकायों के लिए वोटर लिस्ट तैयार, तारीखों की घोषणा फिलहाल नहीं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे राष्ट्रीय खेल। आईओए ने दी राष्ट्रीय खेलों को हरी झंडी। लालकुआं के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामबाबू मिश्रा ने बीजेपी सरकार पर कसा तंज। निकाय चुनाव में बीजेपी को सता रहा हार का डर, निकाय चुनाव में कांग्रेस की होगी विजय। लालकुआं के प्राथमिक अस्पताल की बदहाल सेवाओं को लेकर जनता में भारी आक्रोश। सीएम को सौंपा ज्ञापन, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने की मांग। यातायात नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी। ड्रोन कैमरों और इंटरसेप्टर वाहनों की मदद से की जा रही निगरानी, नियम उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई। चंद्रबनी में प्रॉपर्टी डीलर मर्डर केस में 4 गिरफ्तार, पार्टनर ने ही रची थी हत्या की साजिश। भूमि प्लाटिंग में कमीशन के चलते की हत्या। बागेश्वर में तहसील दिवस में उठे नगर पंचायत के मामले, प्रशासन ने 6 जन शिकायतों को दर्ज किया। निर्माणाधीन मोटर मार्ग के कार्यों की जांच की शिकायत की। खतीमा में सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद पहुंचा प्रशासन, घर के सामने पड़े थे शौचालय के गंदे पाइप। डीएम ने सफाई अधिनियम के तहत की कार्रवाई, 15 दिन का दिया समय। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता नवनियुक्त हुए राजेश चंद्र शर्मा। यमुना कॉलोनी के पीडब्ल्यूडी कार्यालय में संभाला कार्यभार, सीएम घोषणाओं को धरातल पर उतारना प्राथमिकता। किचवा पुलिस के एनकाउंटर में गौ तस्कर घायल, पैर में लगी गोली, गौकशी कर रहा था बदमाश। गौ तस्कर पर उत्तराखंड और यूपी में गौ तस्करी, पशु चोरी, हत्या के कई केस दर्ज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। दिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। उत्तराखंड में आगामी 9 में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश के सभी 102 निकायों के लिए वोटर लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। हालांकि अभी इसमें नामांकन के दिन तक परिवर्तन हो सकते हैं। आपको बता दें कि अभी निकाय चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। राजनीतिक दल और अन्य प्रत्याशी अपने अपने स्तर से अपने लिए अभी से माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग सभी औपचारिकताओं को पूरा कर रहा है ताकि निर्वाचन के लिए जल्द से जल्द तिथि का ऐलान कर दिया जाए। उसके बाद तैयारी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को किसी भी तरह की कोई दुविधा न रही। नगर निकाय चुनाव की अगर मैं बात करूं तो कुल 102 निकाय है जिसमें हमारे चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसमें हमारी 11 नगर निगम है, 46 नगर पंचायत हैं और 45 हमारी नगर पालिका परिषद है जिसमें चुनाव होना निश्चित है। सभी निकायों की मैं बात करूं, हमारी वोटर लिस्ट का कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है और जो बीच में शासन स्तर से परिसीमन भी हुआ था या फिर कुछ निकायों को अपग्रेड भी किया गया था, तो उनकी भी वोटर लिस्ट हम लोगों ने अद्यतन कर ली है आज की डेट में। अब चुनाव की तैयारियां जो होती हैं उसमें निर्वाचन संबंधी किट होती है, बैलेट बॉक्सेस की तैयारी होती है, बैलेट पेपर्स होते हैं, निर्वाचन की सामग्रियां, निर्वाचन संबंधी जो निर्देश पुस्तिकाएं इत्यादि जो कुछ चीज़ें होती हैं सभी हमारी तैयार है, इन प्लेस है। डिस्ट्रिक्ट्स में सभी कुछ पहुंच चुका है और जो जिले लेवल पे क्रय करके सामान करना था, किट्स तैयार करनी थी, वो जिले लेवल पे भी हमारी हो चुकी है। तो राज्य निर्वाचन आयोग और हमारे जनपदों के जो पंचस्थानीय चुनाव वाले हैं उसके स्तर पर निर्वाचन के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम लोगों ने शासन शहरी विकास विभाग को कई बार अभी लिखा हुआ है और रिसेंटली भी लिखा है कि हमें शीघ्र जो है आरक्षण की स्थिति से अवगत कराया जाए ताकि हम चुनावी फेज में
आगे बढ़ सकें। खबर लाल कुआं से है, जहां नगर की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के मरीजों को बाहर की दवाइयों और निजी लैब में जांच कराए जाने के विरोध में नगर कांग्रेस अध्यक्ष भुवन पांडे और युवा नेता मुकेश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट को सौंपा गया है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि लालकुआं नगर और इसके आसपास हजारों लोग निवास करते हैं, जिनके उपचार के लिए लालकुआं में 10 बेड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अस्पताल बना हुआ है। इस अस्पताल में तैनात प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का रवैया मरीजों के प्रति बहुत ही निंदनीय है और उनकी मनमानी तानाशाही के चलते अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि लालकुआं क्षेत्र की जनता की परेशानी को देखते हुए अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक किया जाए और मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले चिकित्सा अधिकारी को तुरंत हटाया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सुविधाओं का बेहतर लाभ मिल सके। लालकुआं शहर की बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाएं और डॉक्टरों की मनमानी को लेकर आज हमने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग रखी कि जो डॉक्टर तैनात हैं उनके द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है। जो भी निःशुल्क सरकारी जांच है उनको प्राइवेट लैबों में भेजा रहा है और कई और समस्या को लेकर हमने ज्ञापन दिया, जिसमें क्षेत्रीय जो विधायक हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। हमें लगता है कि इसके मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जो तैनात चिकित्सा अधिकारी उनका रवैया काफ़ी बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ख़राब है। जो भी मरीज जाता है उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती है और लगातार एक मतलब तानाशाही रवैया अपनाती है, जिसको लेकर क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है। उसी को लेकर हमने ज्ञापन दे रखा और हमने मांग करके तत्काल जो चिकित्सा अधिकारी यहाँ से हटाया जाए और दूसरे जो चिकित्सा अधिकारी उनको तैनात किया जाए, क्योंकि लगातार जो स्वास्थ्य विभाग बिगड़ती है उसको लेकर क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है। और हमने भी कार्रवाई की मांग की। अगर ये कार्रवाई जल्द नहीं होती तो हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अनियमितताएं हैं उनके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि 10 बेड का अस्पताल है पूरे क्षेत्र में। लालकुआं बिंदु खत्ता की जनसंख्या लगभग 1 लाख से ऊपर है और यहाँ पर उसके बाद भी 10 बेड का अस्पताल होने के बाद भी रात्रि में सेवा बिल्कुल नहीं होती है, जबकि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि वे रातकालीन भी यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर स्टाफ क्वार्टर बना रखे हैं। अस्पताल में डॉक्टर भी यहाँ पर रहते हैं, मगर जो मरीज आते हैं रात में उनको कोई सुविधा मिलती है, उनको सीधे यहाँ से कहते हैं। उसके बाद अस्पताल में दवाइयाँ मरीजों को नहीं देकर उनको बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती हैं। भैया गरीब जनता यहाँ पर आती है, सब यहाँ नौकरी पेशे वाले आदमी, मजदूर तबके का आदमी सब ज़्यादा रहता है। गरीब अब जो पैसे वाला आदमी तो अपने डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर को दिखाता है, वो तो आता नहीं है, मगर गरीब जनता आती है, उनको इतना उनका शोषण किया जाता है यहाँ पर, ना उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। और जो जाँचें हैं, जाँच के लिए सरकार ने चंदन डायग्नोस्टिक को उससे कर रखा है कि फ्री में जाँच हो, और ये जाँच भी बाहर से लिखवाते हैं। क्यों? निजी लेवल से इनके संपर्क है अपने, इन्होंने उनसे कमीशन लेते हैं और बाहर की जाँच लिखते हैं। एक गरीब मजदूर बेचारा 2000-2500 की जाँच कहाँ से लाएगा, जब आपने सरकार ने यहाँ सुविधा दे रखी है, सरकार ने आपको सब कुछ दे रखा है। यहाँ पर एक प्राइवेट उसको कि निःशुल्क जाँच होंगी, तो जाँच क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। अगर ये जल्दी यहाँ पर इनका नहीं सुधरा रवैया तो हम अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। खबर बागेश्वर से है, जहां कपकोट में तहसील दिवस पर प्रशासन ने ग्रामीणों की 6 जन शिकायतों को दर्ज किया है। जन शिकायतों में नगर पंचायत कपकोट के अंतर्गत नालियों का निर्माण न होना, निर्माणाधीन नाली निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किए जाने का मामला प्रमुखता से उठाया गया है। खारबगड़ के ग्रामीणों ने सुरक्षा दीवार लगाने के लिए गुहार लगाई है। बदियाकोट के ग्रामीणों ने कुंवारी में चल रहे निर्माणाधीन मोटर मार्ग के कार्यों की गुणवत्ता की जाँच की शिकायत की है। साथ ही भैयू मोटर मार्ग के ग्रामीणों ने सड़क के लिए कटी जमीनों पर मुआवजा न मिलने की शिकायत भी दर्ज की। बदियाकोट से लगभग 23 किलोमीटर रोड कटिंग चल रही है। कटिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उसमें डामरीकरण जो हो रहा है उसमें गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर डामर बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं लोग, खाली रोड में ऊपर डामर डाल के वही कर रहे हैं और लोकल मेटल लगा रहे हैं, वहाँ की कंक्रीट बजरी वहीं की लोकल लगा रहे हैं। ये मेरी भैयू गुलेर मोटर मार्ग किलोमीटर 2 में सन 2008 में रोड कटी थी, उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। मैंने कितनी बार तहसील में भी रिपोर्ट करी है और लोक निर्माण विभाग में भी कई चक्कर काटे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं होता है। 2 बार मैंने सीएम पोर्टल में भी कंप्लेन करी, वहाँ से भी कोई समाधान नहीं हुआ। मुख्यतः एक तो जो आवारा जानवर हैं, उसके साथ साथ बंदरों का इस प्रकार से क्षेत्र में आतंक बना है। उसके तहत वन विभाग को हमने
यह शिकायत के रूप में दी कि भाई आपके द्वारा किस प्रकार से बदियाकरण के नाम से काम किया जा रहा है। उसी के साथ साथ जो कोट नगर पंचायत के अंदर मुख्य रूप से कूड़ा घर और स्लाटर हाउस, इस पर जिस प्रकार की गंदगी शहर के अंदर फैलाई हुई है, इस पर भी आपने अपना विचार रखा। तहसील दिवस में लगभग 6 शिकायतें आई है, जिसमें से ज़्यादातर शिकायतें नगर पालिका से संबंधित है या फिर कुछ PWD और इन सड़कों से संबंधित है, जिनका मुआवजा को लेके है, और नगर पालिका के कूड़े घर का निस्तारण, स्लटर हाउस, इन संबंधी और कुछ विभिन्न मांगों से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई है जो कई विभागों से संबंधित है। जितने भी विभाग के अधिकारी यहाँ उपस्थित है, सभी विभागों को इन संबंधित शिकायतों का संज्ञान लेकर त्वरित निस्तारण के लिए आदेश दे दिए गए हैं, और जो भी शिकायतें प्राप्त हुई है जल्दी से जल्दी इनका शिकायत का स्थलीय निरीक्षण करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी इनका समाधान सुनिश्चित करेंगे। खाना बना है, आधा ही बना है, सर बनाने वाले ने क्यों बनाया, अगर बनाया तो क्यों बनाया और पूरा क्यों बनाया? गोरा को बुलाओ। पुराना बना हुआ है इनका, अब नए मकान बन रहे हैं, नाली निकास नहीं है इनके, जल निकास ना इसमें ना एक तरह चेक करा। और अब बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय खेलों को हरी झंडी IOA की तरफ से दिखाई गई है। 32 मुख्य 4 प्रदर्शनी खेलों का यहाँ पर शामिल किया गया है। इस बार गोवा के मुकाबले 11 खेल कम किए गए हैं। प्रदर्शनी खेलों में कोई पदक नहीं मिलेगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। IOA ने राष्ट्रीय खेलों को हरी झंडी दिखाई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 32 मुख्य और 4 प्रदर्शनी खेलों को शामिल किया गया है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है और ये आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। और अब बात करेंगे देहरादून से मिल रही खबर की, जहां चंद्रबनी क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया था। शुरुआती जांच में यह पाया गया कि मृतक मंजेश की गला दबाकर हत्या की गई थी। हालांकि हत्या का सही कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने जब मामले की पड़ताल शुरू की तो CCTV कैमरों की मदद से पहले आरोपी सचिन को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया और अपने दूसरे साथी अर्जुन की भी हत्या में शामिल होने की बात कही है। पुलिस ने आरोपी अर्जुन को भी हरियाणा से गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद यह बात प्रकाश में आई है कि पूरी हत्या की साजिश एक अन्य आरोपी संजय उर्फ फौजी ने रची थी। आरोपी संजय मृतक मंजेश के पार्टनर के रूप में काम करता था और एक जमीन की प्लॉटिंग में कमीशन के चलते हत्या का षड्यंत्र रचा। इसके अलावा एक और आरोपी अफजल की भी इस मामले में संलिप्त होने की बात सामने आई है। आरोपी संजय ने हत्या के बाद मृतक की चेन और अंगूठी बेच दी है। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने 4 गिरफ्तारियां की हैं। 30 तारीख को प्रातः चंद्रबनी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक किराए के मकान में जो है एक डेड बॉडी मिली है और इस सूचना के आधार पर उच्च अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया। तो मामला प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कोई धारदार हथियार या किसी अन्य प्लानिंग के तहत हत्या ना होकर ये सडन एक प्रोवोकेशन के तहत हुई है, क्योंकि जो हत्या में जो प्रयुक्त रस्सी या जो कहेंगे लेसेस थे वो जूते के, उसके द्वारा गला घोटा गया था। और जो कमरे की परिस्थिति जन साक्ष्य थे उससे ऐसा लग रहा था कि जो मृतक है वो वहाँ नोन था और अपनी इच्छा से वहाँ पहुँचा होगा, चूँकि वहाँ खाने पीने का सामान भी था। जब और जानकारी की गई तो उसे पता चला सचिन और अर्जुन नाम के 2 हैं जिन्होंने ये कमरा भी किराए पे लिया था और वहाँ सभी लोग का आना जाना था। इस आधार पर जब मृतक की जब और छानबीन की गई तो उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी पता चला कि पूर्व में भी वो कैश वैन लूट में भी जेल जा चुका है विकासनगर थाने से। तो उसके जब सारी चीज़ों की जब जानकारी करी कौन कौन लोग से साथ थे, तो सचिन और अर्जुन का नाम इसमें प्रमुखता से पता चला, जो पूर्व में भी एक मर्डर के मामले में जेल में साथ में बंद थे और वहाँ इनकी जान पहचान हुई थी। अरे रिकॉर्ड मत करना। उत्तराखंड में मानसून बीत गया है और अब सर्दियों की शुरुआत हो गई है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने बर्फबारी को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रदेश में अब मानसून बीत चुका है और बर्फबारी का सीजन शुरू होने वाला है। इसको देखते हुए आपदा विभाग ने सभी कर्मचारियों को दोबारा प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू कर दिया है। इसमें पेड़ गिर जाना, बर्फ को काटना जैसे प्रशिक्षण शामिल हैं
और किस तरह की आपदा आती है उसका आकलन कर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी जनपदों में प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। साथ ही विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि आगे कोई आपदा आने वाली हो, हम उसका अभी से तैयारी कर लें ताकि समय रहते राहत कार्य शुरू किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून सत्र सुरक्षित तरीके से बीत गया है। अब बर्फबारी का समय आने वाला है कुछ दिन बाद, तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो भी हमारे लोग हैं आपदा से काम करने वाले, सभी को हम प्रशिक्षण पुनः एक बार दें। जिस तरह की आपदा आने वाली है, जैसे जब बर्फ़ पड़ती है तो पेड़ गिरते हैं, रास्ता बंद होता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, बर्फ़ काटने की आवश्यकता पड़ती है। पेड़ जब गिर जाते हैं तो पेड़ काटने की आवश्यकता होती है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। कौन-कौन सी आपदाएँ आ जाती हैं, उसका आकलन करने के बाद हम लोगों को उन आपदाओं से निपटने के लिए ट्रेनिंग का कार्य शुरू कर दिए हैं। सभी जनपदों में प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है हमारा। हमारा प्रयास है कि जो आपदा आने की संभावना है या जो आने वाली है, उसके लिए हम अभी से निपटने की तैयारी कर लें ताकि हम आपदा से बढ़िया से निपट सकें। दूसरा, हमने सभी जनपदों से कहा है कि जो आपदा के उपकरण आपको दिए गए हैं, उसका आप एक बार देख लें, उसको संचालन करने का एक अभ्यास करा दें पुनः लोगों के पास, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी जो पहले आपदा के उपकरण यूज़ करते थे, उनका हो सकता है ट्रांसफ़र हो गया हो। तो एक बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराने में कोई नुकसान नहीं है। प्लस जो उपकरण खराब हो गए हैं, उसको रिपेयर मेंटेनेंस के पैसा जनपदों को दिया गया है, वो रिपेयर मेंटेनेंस करा लें। इसके अलावा जो उपकरण और अधिक आवश्यकता है, उनको अगर कोई उपकरण चाहिए तो हमको बता दें ताकि उपकरण खरीद के हम उनको दे सकें। एक उपकरण के बारे में हो गया, दूसरा ट्रेनिंग के बारे में हो गया। तीसरा, हमने जनपदों से ये भी कहा है कि विगत 15 वर्षों में उनके जनपद में किस-किस तरह की आपदा आई है, किस तरह से जनपद ने उस आपदा से अपना मुकाबला किया, कैसे उसका जो रेस्टोरेशन के काम है, चाहे मरम्मत के काम है या जो मिटिगेशन आपदा से बचने के जो उपाय किए गए हैं, उसमें कहाँ कमियाँ रह गई हैं। जब हम आपदा से कोई काम करेंगे तो कुछ न कुछ कमियाँ भी रह जाएँगी, तो कमियों का एक ईमानदारी से आकलन कर लें और कमियाँ क्यों रहीं उसके बारे में देख लें, और भविष्य में अगर उस तरह से आपदा आती है तो कैसे उस बिना कमी के कैसे उससे निपट लेंगे, इसके बारे में तैयारी कर लें। अगर ये तैयारी रहेगी तो हमारे लोगों को काफ़ी आसानी होगी और हम लोगों की पीड़ा को काफ़ी हद तक कम कर पाएँगे, लोगों की तकलीफ को कर पाएँगे और आपदा के जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, उससे हम लोगों को राहत दिला पाएँगे। सर, लोकल ओ भाई साहब, पूरा आएगा वो। ओ भाई साहब, पूरा आएगा वो। ओ भाई साहब, पूरा आएगा वो। ओ भाई साहब, खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के पंजाबी कॉलोनी के विवेक कुमार के घर के पास पड़ोस में रहने वाले अमित संजीव के खुले शौचालय के पाइप पड़े थे, जिससे प्रार्थी के घर के रास्ते में गंदा पानी गिरता है, जिसके चलते प्रार्थी विवेक कुमार ने उप जिलाधिकारी के सामने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके माध्यम से तहसीलदार खटीमा ने पड़ोसियों को नोटिस दिया था, लेकिन पड़ोसियों ने इस नोटिस को
टाल मटोल करते हुए अनदेखी की है। वहीं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई न होने पर प्रार्थी विवेक कुमार ने उत्तराखंड सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए सफाई अधिनियम के तहत तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। इस पर खटीमा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला और राजस्व विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया, जिसमें शिकायत सही पाई गई है। इस पर दोनों पक्षों को 15 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी गई। अगर और इस ओर ध्यान न दिया गया तो सफाई अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो मुख्यमंत्री हैं उनकी एक हेल्पलाइन नंबर चल रहा है। उनमें से 5 एप्रिल शिकायत आई थी विवेक कुमार की कि उनके पड़ोसियों ने लैट्रिन के जो पाइप हैं वो नालियों में डाल रखे हैं। उसके लिए आज मेरे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और शिकायत सही पाई गई। दोनों पक्षों को बुला के ये कह दिया गया कि 15 दिन के अंदर आप अपनी लैट्रिन टैंक बनाएं, अन्यथा आपके विरुद्ध सफाई अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी और क्या कहते हैं जो भी कानूनी प्रक्रिया भी वो अपनाई जाएगी। खबर देहरादून से, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि दून शहर में पुलिस अब 3 ड्रोन कैमरों, 3 चौपाइयां, इंटरसेप्टर वाहनों और 2 बुलेट इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से यातायात नियमों की निगरानी कर रही है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौराहों पर स्थापित किए गए आधुनिक कैमरों का उपयोग भी किया जा रहा है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि 2024 में अब तक ड्रोन कैमरों ने 5,808 ट्रैफिक इंटरसेप्टर वाहनों से 7,007 और कैमरों से 37,661 चालान किए गए हैं। इसके अलावा साल 2024 में कुल 1,21,131 वाहन चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई की गई। एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि इस तरह की सख्त निगरानी आगे भी लगातार जारी रहेगी। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए, जो यातायात प्रबंधन के लिए इन्फोर्समेंट की बात करें तो टोटल जिले में अभी 10 महीने के अंदर 1,21,000 से ज़्यादा चालान अभी लोगों के हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। और जो देखा जाए ड्रोन के माध्यम से अभी हमने इस साल जो है 5,000 से ऊपर चालान किए जो बिना हेलमेट या कोई यातायात वायलेशन करते हैं। साथ ही साथ जो ड्रंकन ड्राइविंग में भी 1,300 के करीब फिगर पहुंची इस साल, जो ड्रंकन ड्राइविंग में चलाते हुए पकड़े गए, गाड़ियाँ सीज हुई, अरेस्ट हुए हैं। साथ ही साथ हम अलग से एक इन्फोर्समेंट ड्राइव भी चला रहे हैं, जिसमें लोग गाड़ियों में बैठ कर जो ड्रिंक करते हैं या अन्य स्थानों पर, उनको भी पकड़ के थाने ला रहे हैं। इनकी भी संख्या करीब विगत 2 माह के अंदर ही 2,000 से ज्यादा है। तो ये ड्राइव सिर्फ इसलिए की जा रही है कि कहीं ना कहीं जब यातायात में देखा गया कि जो एक्सीडेंट्स के कारण होते हैं, ड्रिंकिंग के बाद ड्राइव करना हो, चाहे ओवर स्पीडिंग ड्रिंकिंग के बाद होती है, उसको देखते हुए ये मुहिम चलाई जा रही है। उत्तराखंड में वर्ष भर पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही लगातार लगी रहती है। ऐसे में प्रदेश सरकार यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए सड़क चौड़ीकरण के साथ ही प्रमुख तीर्थों, शहरों और पर्यटन स्थलों पर पार्किंग स्थलों का निर्माण कर रही है। वर्तमान में कई विकास प्राधिकरणों के जरिए 182 स्थानों पर 15,000 से अधिक वाहनों की पार्किंग सुविधा तैयार की जा रही है, जिसमें से 34 जगह पार्किंग स्थल तैयार हो चुके हैं। एमडीडीए ऋषिकेश और देहरादून में 2,000 गाड़ियों की पार्किंग बना रहा है, जिसकी जानकारी एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने दी है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में अलग अलग विभागों के लिए विकास प्राधिकरण पार्किंग बना रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एक पार्किंग ऋषिकेश में बना रही है, जिसमें लगभग 1,200 गाड़ियों की पार्किंग होगी। वहीं एक पार्किंग देहरादून की पुरानी तहसील में बनाई जा रही है, ताकि यहां पार्किंग की समस्या का समाधान किया जा सके। नहीं, देखिए, पूरे प्रदेश में पार्किंग बनाई जा रही है अलग अलग विभागों के द्वारा, अलग अलग विकास प्राधिकरणों के द्वारा। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा एक पार्किंग हम लोग ऋषिकेश में बना रहे हैं, और जिसमें लगभग 1,200 गाड़ियों की पार्किंग होगी। और एक पार्किंग हम देहरादून में बना रहे हैं जो पुरानी तहसील हमारी रही है वहाँ पर। तो पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं।
फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।